Assalamu alaikum. This is another class on waves, paper 1 questions. We are starting with this question 173. देखो, a guitar string vibrates to create a sound. The speed of the wave in the guitar string is always 440 meters per second. The vibrating string creates a sound wave that moves in the air with the speed of 330. Which graph shows the variation of frequency f with the wavelength of the waves in the string and in the air? अब देखो, तुम्हें पता है कि v और लैम्डा जो हैं, v और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट वापस ले आओ कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अगर मैं f और v को सब्जेक्ट बनाऊं तो f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि आपको ये पहले ज़हन में रखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शंस जो हैं वो हटा देने चाहिए। ये जो सॉरी, ये जो एएस के एमसीक्यूज होते हैं, दे आर समटाइम्स पीपल फाइंड देम वेरी चैलेंजिंग। दे आर लिटरली वेरी चैलेंजिंग, नो डाउट। लेकिन इसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत हेल्प करता है। अब जैसे तुम्हें ये मिल गया ना, तो तुम ये देखो कि कौन से दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनमें तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। अब सी और डी रह गए। सी और डी में चक्कर ये है कि एक में स्ट्रिंग ऊपर है और एयर नीचे है, दूसरे में एयर ऊपर है, स्ट्रिंग नीचे। अब सी और डी में तुम सेलेक्ट करो। ठीक है, अब इसमें से दो ऑप्शन है। अब उसने पहले बता दिया था कि दोनों में फर्क ये है कि स्पीड ऑफ द वेव इन द गिटार स्ट्रिंग इज ऑलवेज 440, और जो साउंड वेव हवा में जा रही है वो 330 पर जा रही है। तो स्ट्रिंग में ज्यादा स्पीड है। अब अगर स्ट्रिंग में ज्यादा स्पीड है तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है ना, तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी ज्यादा है। तो अब वेलोसिटी को मैं कैसे रिलेट करूं? अब मुझे बताओ कि इसमें सी और डी में से क्या ऑप्शन सेलेक्ट होगा? हाँ उस्मान, सी इज द राइट आंसर। लेकिन समझ में आ गया, लेकिन रीजन क्या दे रहे हो? व्हाट इज द रीजन फॉर? वालेकुम अस्सलाम। अब इसमें सी का रीजन भी जो चाहिए होगा। सी की वेलोसिटी ज्यादा है। अब तुम्हें ये पता है कि एफ और लैम्डा को अगर तुम यहां से देखो तो तुम एक लॉजिक बनाओ, और वो ये कि अगर एफ और लैम्डा वी है तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो वेलोसिटी को शो करेगा। तो तुम देखो कि किस किस ग्राफ के नीचे एरिया ज्यादा है। अगर स्ट्रिंग वाला ग्राफ ऊपर है, अगर स्ट्रिंग वाला ग्राफ ऊपर है तो उसके नीचे जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा।
अगर वो एरिया ज्यादा है तो फिर जाहिर सी बात है तुम्हें वहां से मिल जाएगा, तुम्हें वहां से लिंक मिल गया कि इसमें स्ट्रिंग वाला ग्राफ ऊपर है। जब स्ट्रिंग वाला ग्राफ ऊपर है तो उसका जो एरिया है वो ज्यादा है, उसका जो एरिया है वो ज्यादा है। एरिया ज्यादा होने का मतलब वेलोसिटी ज्यादा है। इन्होंने कुछ क्वेश्चंस मिक्स कर दिए। वैसे तो डाइफ्रैक्शन हमारे इस चैप्टर में नहीं है, अभी तो हम जनरल वेव प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, लेकिन अब तो जाहिर है मॉक्स बिल्कुल है सामने है, तो जो मैच कर रहा है वो कर ले। वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक आर मेड टू पास थ्रू अ स्मॉल गैप एज शोन, which diagram shows the waves after they have passed through the gap। जो वेव्स होती हैं वो जो स्लिट होती है उस पे बेंड होती हैं। अब इसमें मैंने आपको सिखाया कि एएस में एमसीक्यूज बहुत ट्रिकी होते हैं, तो उसमें एलिमिनेशन बड़ी हेल्प करती है। जो उस्मान कह रहे हैं ए, अब देखो इसमें ये तो मुझे गलत लग रहा है और ये भी गलत लग रहा है, ये दो तो गलत लग रहे हैं। अब इसमें ऑप्शन जो है वो मेरे पास या तो ए है या डी है। दो लोग कह रहे हैं ए। अब कोई रीजन भी चाहिए होगा। अगर आप डी को रिजेक्ट कर रहे हैं तो अगर आप डी को रिजेक्ट कर रहे हैं शेप की वजह से फिर तो समझ में आता है, क्योंकि ये फ्लैट है, डाइफ्रैक्शन में तो बेंडिंग होनी चाहिए। अगर ये लॉजिक है तो सही है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया था पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में। अ हिल सेपरेट्स अ टेलीविजन ट्रांसमीटर फ्रॉम अ हाउस, the transmitter cannot be seen from the house, however the house has good TV reception। बीच में बड़ी सी हिल आ रही है। by which wave effect at the hill could the TV signal reach the house। अब ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये टीवी सिग्नल वहां तक पहुंच कैसे रहा है। जाहिर सी बात है कि टीवी ट्रांसमीटर डायरेक्ट तो घरों को सिग्नल नहीं देते ना, सिग्नल पहले ऊपर जाता है, वहां एक सैटेलाइट होता है और वहां से वो घर पे उतरता है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये होता है कि वेव आकर ऐसे मुड़ती हैं और घर तक आती हैं। दो ऑप्शन बनते हैं। तो अब इसमें एक आंसर, एक बच्चे ने आंसर दिया है डाइफ्रैक्शन डी। सही है। ज्यादा लोग जो आंसर दे रहे हैं वो बी है। इसमें रिफ्लेक्शन इसलिए नहीं है कि एक तो जाहिर फनी सी बात है कि रिफ्लेक्शन तो हमारे कोर्स में नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें सैटेलाइट का जिक्र नहीं है। क्योंकि सैटेलाइट का जिक्र नहीं है तो ये डाइफ्रैक्शन ही हो सकती है। which statement must be true for diffraction to occur when a wave passes through a gap। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एलिमिनेशन से होगा। द वेव इज एबल टू ट्रेवल इन अ वैक्यूम। डाइफ्रैक्शन में वैक्यूम से ट्रेवल करने की कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, द वेव इज प्रोग्रेसिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हो सकता है। द वेव हैज अ लार्ज एम्पलीट्यूड, ये जरूरी नहीं है। डाइफ्रैक्ट करने के लिए अब मसला वही है कि वेव का वैक्यूम से गुजरना तो जरूरी नहीं है। जो ऑप्शन हो नहीं सकते उनको आप पहले हटा दो। ये तो ए की तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती ना, क्योंकि उसका डाइफ्रैक्शन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लॉन्ग वेवलेंथ, लार्ज एम्पलीट्यूड से भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब दो ऑप्शन है। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं? ये वो वेव्स होती हैं जो ट्रेवल करती जाती हैं, वापस नहीं आती हैं। आपने अगले चैप्टर में जब आपने स्टेशनरी वेव्स पढ़ी थी तो वहां आपको याद होगा कि स्टेशनरी वेव्स में हमने डाइफ्रैक्शन को कवर नहीं किया, बल्कि हमने डाइफ्रैक्शन को स्टेशनरी वेव पढ़ने के बाद कवर किया। जो वेव्स चलती जाती हैं वही डाइफ्रैक्ट करेंगी, जो वापस आएंगी वो फिर उसी स्लिट से फिर गुजर जाए, तो वो तो दोनों तरफ हो जाएगा। तो इसमें बताओ 170 वाले का आंसर क्या होगा? इसमें आंसर ज्यादातर लोग दे रहे हैं बी। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि डाइफ्रैक्शन में प्रोग्रेसिव होना जरूरी है। द टेबल लिस्ट पॉसिबल वेवलेंथ्स ऑफ 4 डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये मैंने आपको कहा था कि टेबल रट लो।
अगर तुम टेबल रट लोगे तो ये फ्री के मार्क्स हैं। अब इसमें मैच करना पड़ेगा इंफ्रारेड, रेडियो, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज। अब इसमें ना जिसकी मेमोरी है वही कर सकता है। अगर आप इसको मेमोराइज कर लेते हो तो ये आराम से हो जाता है। दो तीन लोगों ने आंसर दिया है ए। अब चूंकि ये मेमोरी बेस है तो उस पर कोई डिस्कशन तो नहीं हो सकती, हाँ याद करना पड़ेगा। देखो फिर एक और क्वेश्चन, द टेबल शोज द वेवलेंथ्स ऑफ 5 EM waves which row correctly identifies the principal radiation for each of the wavelength। अब ये तुम्हें याद रखना है कि 10 पावर माइनस 14 जो सबसे छोटा वेवलेंथ है वो तो जाहिर है या तो होगा या एक्सरेज के पास होगा। रेडियो दो तो तुम खुद कैसे ए और डी का। अब वही बात जैसे टेबल याद किया है। बताओ इसका आंसर। हाँ ये हो सकता है बिल्कुल। What are the names of the electromagnetic waves that have wavelength in a vacuum of 100 picometer? F 100 माइक्रोमीटर। अब पिकोमीटर, पिको का मतलब क्या होता है? 100 पिकोमीटर का मतलब है 100 इंटू 10 पावर माइनस 12, तो ये बन जाएगा 10 पावर माइनस 10। 100 माइक्रोमीटर का मतलब होगा अब तुम कंपेयर करो और कंपेयर करके मुझे बताओ। कंपेयर करो और कंपेयर करके मैंने कैलकुलेशन भी की है और तुम्हें उसका टेबल याद करके जाना है। हाँ वन, ये जो इस वाले का आंसर सी है। A stationary source S emits a sound wave of frequency F. The source now moves away from a stationary observer। जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होता है ना तो अपेरेंटली देखने की हद तक फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। याद रहे सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं होता, जो सोर्स होता है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, ऑब्जर्वर को लगता है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। तो 166 देखो कि कौन सा आंसर उसमें सूट करेगा। देखने की हद तक फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करती है।
इसमें ज्यादातर लोग सही आंसर में पहुंच गए हैं, क्योंकि उसने कंफ्यूज करने के लिए बोला था फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आर नॉट बोथ, तो दोनों तो बदलते ही नहीं है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, सिर्फ ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी बदलती है। A stationary person measures the speed and wavelength of the sound from a horn on a stationary vehicle. The person then repeats the measurement when the vehicle is approaching at a constant speed. अब ये जो व्हीकल है ना, वो बंदे की तरफ आ रही है, which road describe the measured wavelength and the measured speed of the sound from the moving vehicle when compared with the sound wave from the stationary vehicle. अब ये सवाल थोड़ा चालाकी से पूछा हुआ है, क्योंकि जब आप अप्रोच कर रहे हो, व्हीकल इज अप्रोचिंग, तो जाहिर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम हो जाता है, ये मैंने आज भी रिपीट किया था, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम हो जाता है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, तो मैं सी और डी को कैंसिल कर देता हूं, ये दो तो हटा दिए मैंने। अब मेरे पास बी और डी में ऑप्शन है। अब इसमें टेक्निकल बात याद रखो कि स्पीड ऑफ साउंड तो नहीं बदलेगी, वो बंदा मूव कर रहा हो ना कर रहा हो उससे क्या फर्क पड़ता, अगर आप कहीं खड़े हैं कहीं चल रहे हैं, तो साउंड वेव में इल्यूजन स्पीड में नहीं होता, स्पीड तो सेम रहती है, जो स्पीड होती है वो सेम रहती है, तो ये आंसर इसका होगा डी। A source emitting sound of a single frequency fs travels at constant speed directly towards an observer. ये observer के करीब जा रहा है. The source then passes the observer and continues to move directly away from the observer. तो जब ये करीब आएगा तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर जाएगा तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होगी। Velocity of the source remains constant, which graph represent the variation with time of the frequency of the sound heard बाय द ऑब्जर्वर। पहले फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी फिर बढ़ेगी, जब ये करीब आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जब ये दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लेकिन मुस्तकिल चेंज हो रही होगी, कंटिन्यूअस चेंज होगी। अच्छा, एक आंसर आ रहा है डी। दूसरा आंसर आ रहा है बी। पहले बढ़ेगी, पहले ज्यादा होगी फिर कम होगी, तो ये तो गलत है और ये भी गलत है। अब दो रह गए हैं। दोनों बहुत क्लोज हैं। बी का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी जब तक वो करीब आएगा और फिर एकदम से बढ़ना शुरू करेगी।
इसमें अब दो तरह आंसर आ रहे। इसमें एक सजेशन है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। अब दो आंसर बन रहे हैं इसमें। उसने बोला है द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ द सोर्स अगर कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, उसके क्रॉस करने पर एकदम कम होगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। A wave travels along a coiled spring. The graph shows the variation with time of the displacement of a point on the spring. What is the frequency of the wave? What is the frequency of the wave? ये कुछ सिंपल लग रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड से रिलेट करती हुई ना। तो दो साइकिल रीड हो पा रहे हैं। अगर तुम इसको यहां से देखो तो यहां ये हैं दो साइकिल्स। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो दो साइकिल्स का टाइम है 0.2 सेकेंड। अच्छा, ये दो साइकिल नहीं है, मैं गलती कर रहा हूं इसमें, ये 1.5 साइकिल है, इसको सही कर लो। दे आर नॉट टू साइकिल। ये बन रहा है एक साइकिल तो पूरा है, और दूसरा साइकिल ये वाला पार्ट जो है वो आधा है, 1.5 साइकिल। अब सही है। वर्किंग करके आंसर निकाल दो। 7.5D सही। A microphone connected to the Y plates. A microphone connected to the Y plates of a CRO is placed in front of a loudspeaker. The trace on the screen of the CRO is shown. बड़ी अजीब सा ग्राफ है, टेढ़ा मेढ़ा सा, प्रिंट भी पूरा नहीं। The time-based setting is 0.5 millisecond per centimeter and the Y plate sensitivity is 0.2. What is the frequency of the sound from the loudspeaker and what is the amplitude of the trace? Amplitude क्या करते हैं कि पूरी हाइट निकाल के इसको आधा कर दो। अब या तो ये प्रिंट सही नहीं हुआ या क्या है, समहाउ इसकी प्रिंट का मसला है, थोड़ा सा इसकी लाइनें कम लग रही हैं। मैंने इसकी कुछ लाइनें बनाई हैं, हो सकता है मेरे पास ये प्रिंट में सही ना सही आया ना हो। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं कि टोटल जो हाइट है कॉर्नर टू कॉर्नर उसको हाफ कर दें। मैं इसको यहां तक ले लेता हूं ऐसे। तो ये 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 है। सेंसिटिविटी है 0.2।
अच्छा, इसको मैं हाफ कर देता हूं, 2 से 3 हो गया, 3 डिवीजन आ गए मेरे पास एम्पलीट्यूड के। तो स्केल क्या है, 0.2 इंटू 3, 0.6 मिली वोल्ट आ रही है। 0.6 पे दो आंसर है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी के लिए देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो डिविजन्स है ना वो सही तरह से मार्क नहीं हुए हुए, लग ऐसी रहा है कि ये लाइनें मिसिंग है इसके अंदर, तो डिम हो गई है। हाँ ठीक है, गुड। सो आई हैव मेड दीज लाइंस, जो लाइनें मिसिंग थी वो मैंने बना दी हैं। अब आपको करना क्या है कि इसका टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड का तो मुश्किल लग रहा है। एक पूरा साइकिल चाहिए इसके लिए। पूरा साइकिल लग तो रहा है, मिल जाएगा, 1 सेकेंड। अगर हम इसको यहां से यहां तक लें तो ये लग रहा है टाइम पीरियड है। 6 डिविजन आ रहे हैं और यहां पर स्केल है 0.5 का। तो 6 इंटू 0.5, 3 मिली सेकेंड टाइम पीरियड है। इसको 1/t करो। अब 3 मिली सेकेंड टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो। फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड। ये कन्वर्जन करके फिर आंसर कंपेयर करो। इससे लोग बता रहे हैं कि ए आ रहा है। The graph shows the variation with time of the displacement of an electromagnetic wave at a point. EM wave दिखाई है इसने। The wave is traveling in a vacuum. What is the amplitude and what is the wavelength of the wave? What is the amplitude and what is the wavelength? Amplitude निकालना तो आसान है क्योंकि वो तो सीधी सीधी हाइट है। तो एम्पलीट्यूड तो मिल रहा है 3। एम्पलीट्यूड मिल रहा है 3। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे। अब आ जाओ वेवलेंथ पर। इसके एक्स एक्सिस पे ना टाइम है तो डायरेक्ट तो वेवलेंथ निकलेगा नहीं। हम ऐसा करते हैं कि यहां से हम निकाल लेते हैं टाइम पीरियड और उससे निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर v इज इक्वल टू एफ लेमडा से वेवलेंथ आएगा। पहले ऐसा करो कि ये जा रहा है 10 से 30, ये है 20।
तो टाइम पीरियड है 20 माइक्रोसेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी होगी 1/20 इंटू 10⁻⁻⁻6। इससे फ्रीक्वेंसी आएगी। फिर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाओ, लैम्डा इज इक्वल टू v/f। चलो, a wave of amplitude A has intensity I. After passing through a certain medium, the wave has a new intensity I/4. ये वो famous formula है, I1/I2 is equal to A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। वो रखो, ऊपर रख दो I, नीचे रख दो I/4। पुराना एम्पलीट्यूड था A और तुम्हें निकालना है नया वाला एम्पलीट्यूड 2। ये I और I कैंसिल हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू A1/A2 का स्क्वायर। फिर दोनों तरफ अंडर रूट ले लो। Two progressive waves meet at a fixed point P. The variation with time of what is the phase difference between the two waves at point P? अब ये कह रहे हैं कि ये बताएं चलें, अब इसको करें, दोनों का एंगल के माइनस दोनों का एंगल कंपेयर करें, जो एक साइड
जी, अब देखो इसमें अप्रोच क्या है, तो नहीं है। जो 180 का फेज आउट है वो दिखता है क्योंकि एक का ट्रफ एग्जैक्टली उसके नीचे आता है। ट्रफ आया था मैंने, चला है, ऐसा हो, ये एक सिग्नल है और है 180, तो तुम यहां आकर देखो कि ये वाला 180 तो नहीं के करीब का कोई नंबर है, तो 180 हट गया। अच्छा, 45 का फेज डिफरेंस मैंने कैसे सिखाया, तो जरा देखो, तुम्हारी इस फेज बिल्कुल बीच में 90 होता है। अगर तुम इस वाली बात आपको समझा रहा था, जो 45 डिग्री का फेज आ रहा है। अब तुम इसको देखो कि ये वाला तो 45 का भी फेज आउट नहीं है, दिखता है। देखो ये तुम्हारा एक साइड एक वेव है, ये इसके अंदर मैंने एक वेव बनाया, तो ये तो 90 का भी फेज आउट नहीं है। तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि ऐसे सवाल करने, ऊपर आया हुआ है तो ये उसके नीचे आ गया, यहां से भी तुम देख के बता सकते हो। अब मैंने तुम्हें वर्किंग करके दिखा दिया, अब बाकी ऑप्शन तो हो नहीं सकते, जज कर सकते हो कि ये है फेज डिफरेंस, ये वाला। आज बेहतर हो रही होगी। ये जो इस तरह के सवाल होते हैं, ये वाली डायग्राम देखो, ये इसको कहते हैं। फिर तुम ये वाली डायग्राम देखो, शक्ल देखो इसकी, फिर इसको देखो, ये है 90 डिग्री बिल्कुल बीच में, तो सारे ऑप्शन कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी। सॉरी, लाइन डिस्कनेक्ट हुई है 2 मरतबा।
wave reduces in through air. Which statement is correct? एक साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो ड्रॉप हो थ्रू एयर. Which statement is correct? The particle. ये वाला क्वेश्चन पढ़ो. The phase difference between adjacent particle is zero. ये सॉरी फॉर द डिसकनेक्शन. हम ये आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. अ साउंड वेव रिड्यूसेस इन इंटेंसिटी बट मेंटेन्स अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एज इट ट्रेवल्स थ्रू एयर. अगर ये हवा से ट्रेवल कर रही है तो साउंड वेव जो है वो इंटेंसिटी लूज कर रही है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है. Which statement is correct? The maximum displacement of the particles changes between one particle and the next particle. Here, the phase difference between two adjacent particle is zero. अब मैं ये समझा रहा था कि देखो फेज डिफरेंस जीरो का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टिकल्स इकट्ठे ऊपर जाएं, इकट्ठे नीचे आए. ये तो नहीं होता. ये तो पार्टिकल अपनी अपनी बारी पे हिलते हैं. द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल दैट हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 180. ये गलत है. जो वेवलेंथ की डेफिनेशन आपको याद हो मैंने नोट्स में लिखवाई थी, वो पार्टिकल्स लेते हैं जिनके दरमियान फेज डिफरेंस जीरो हो, एग्जैक्टली इन फेज हो. तो ये भी गलत है. Two particles that have a phase difference of 360 have the same maximum displacement. 360 का मतलब है कि पॉइंट वहीं वापस आ जाएगा. 360 का मतलब होता है 1 लैम्डा. लेकिन हो सकता है 1 लैम्डा की पोजीशन पर वो दोनों जीरो पर हो. जब हम वेव बनाते हैं ना, तो अब अगर मैं वेव यूं बनाऊं तो ये पोजीशन जीरो है और ये पोजीशन 360 है. तो तुम देख सकते हो दोनों जीरो पर हैं. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो नहीं आ रहा, इसलिए ये भी गलत है. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल चेंजेस बिटवीन वन पार्टिकल एंड द नेक्स्ट पार्टिकल. ये प्रॉपर्टी है. जो प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं ये उनकी प्रॉपर्टी है कि उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी अपनी बारी पर हिलते हैं. वो अपनी अपनी बारी पर हिलते हैं, इसलिए हर पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाता है. तो इसका आंसर जो है वो ए है. हम आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं और इसको फिर इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे. अल्लाह हाफिज.